जो जल्दी ही एक प्रस्ताव लाया जा रहा है कि एक यहाँ बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, उसकी भी जो है रूपरेखा लगभग तैयार हो रही है। कहा यह जा रहा है कि नोएडा से भी बड़ा ये इलाका होगा। कोई इमेजिन कर सकता है क्या कि यहाँ झांसी के आसपास नोएडा से भी बड़ा कोई टाउनशिप बन जाए इंडस्ट्री? देखिए, 3 चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी जो किसी भी बड़े टाउनशिप को, बड़े इंडस्ट्रियल एरिया को लाना पड़ेगा ज़मीन पर। देखा होगा कि कैसे ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ से दागी जा रही है, उसी तरह जो है BDL की अग्नि मिसाइल का पूरी व्यवस्था जो है झांसी से हो रही है। और उस मिसाइल के पूरे प्लांट के बनने से आसपास भी डिफेंस के बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट्स आ रहे हैं। मंच पर झांसी में जाने से पहले ये कहा, मुझसे पूछा कि क्या यहाँ पर एक बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक अच्छा एक्सप्रेसवे बनाया जा सकता है कि नहीं। मैंने कहा सर बिल्कुल बनाया जा सकता है। देखिए, बुंदेलखंड की जब भी पहले बात होती थी तो ऐसे कहा जाता था कि यहाँ सपने और हकीकत में एक लंबी दूरी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जिस तरह का विकास हम बुंदेलखंड में देख रहे हैं, जैसे डिफेंस कॉरिडोर की बात की जाए, बीडा की बात की जाए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो एक लंबी दूरी थी वो अब ख़त्म होती जा रही है। और इसके पीछे एक ऐसी शख्सियत का नाम सबसे पहले आता है जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक खास सलाहकार कहा जाता है। जैसे कि विकसित यूपी बैठक में हम लगातार उत्तर प्रदेश के विकास को समझ रहे हैं और बहुत करीब से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का रोड मैप क्या है, पिछले कुछ सालों में क्या कुछ विकास हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टर्स में क्या कुछ विजन है सरकार का और किस तरह से उस पर काम किया जा रहा है। तो खुद हमारे बीच में मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी जी। ज़ोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए और उन्हीं से हम जानते हैं विकास की ये रफ्तार। और साथ ही सवालों के लिए हमारे साथ में तक के ब्यूरो हेड कुमार अभिषेक जी। हम स्वागत करेंगे अवनीश अवस्थी जी का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सलाहकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, सबसे वरिष्ठ नौकरशाहों में एक, जो प्रमुख सचिव गृह के पद से रिटायर किए, प्रमुख सचिव सूचना, पर्यटन, न जाने कितने विभागों को इन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है। और आज भी जो उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हो रहे हैं इन पर पैनी नज़र ही नहीं, मुख्य सलाहकार की भूमिका में यह आज भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो स्वागत है आपका। थैंक यू कुमार अभिषेक जी। थैंक यू यूपी तक, थैंक यू आज तक। हम लोग झांसी की ऐतिहासिक धरती पर आज यहाँ आए हैं और कुमार जी ने बहुत पहले मुझे कहा कि झांसी आपको आना है, तो पहले तो मैंने कहा कि दूर है और पता नहीं निकल पाएंगे कि नहीं, लेकिन झांसी की ऐतिहासिक धरती ऐसी है जो अट्रैक्ट सबको करती है। और मैं चूँकि झांसी और ललितपुर से काफ़ी जुड़ा रहा हूँ, तो सर्वप्रथम तो मैं इस धरती को नमन करता हूँ और मैं कहना चाहूँगा कि आपने तो मुझे बुलाया ही, इस शहर ने और इस क्षेत्र ने भी मुझे बुलाया है। मैं बहुत धन्यवाद आपका दे रहा हूँ इस अवसर के लिए। तो सर शुरुआत इसी से करते हैं, जिस कनेक्टिविटी की आपने बात की। आप सुबह निकले करीब 6 बजे के आसपास, 10:30 के आसपास यहाँ आप पहुँच गए, और शायद कोहरा ना होता तो और पहले पहुँच जाते। उम्मीद इसकी करना कुछ सालों पहले तक लगभग नामुमकिन सा था कि आप लखनऊ से चलें, आप दिल्ली से चलें और 5 घंटे में आप झांसी पहुँच जाएं। जी, आपने अगर देखा जाए तो इस बुंदेलखंड में और ख़ास करके एक्सप्रेसवे को लेकर के आपने कई एक्सप्रेसवे पर काम किया। क्या ख़ास रहा है बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे? क्या आपको लगता है कि सचमुच ये द्वार खोलने जा रहा है इस बुंदेलखंड का? देखिए, आप में से कितने लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी को सुना है व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रम में? जरा हाथ खड़ा करके बताइए। सुना है? बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, लोग मुझे लगता मिले है। हैं? किसी को याद है जब पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री के पद पर आए तो वो झांसी पहुंचे थे और झांसी में उनकी एक ऐतिहासिक रैली हुई थी और मैं उस समय सीओ का चार्ज मैंने ले लिया था, सूचना भी देख रहा था, टूरिज्म भी देख रहा था। और सर ने मंच पर झांसी में जाने से पहले ये कहा, मुझसे पूछा कि क्या यहाँ पर एक बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक अच्छा एक्सप्रेसवे बनाया जा सकता है कि नहीं। मैंने कहा सर बिल्कुल बनाया जा सकता है। शुरुआती चर्चा
यूपीडा में उसकी हो गई थी, सर के साथ भी एक इनफॉर्मल चर्चा हुई थी और फिर हम लोग ने एक मोटी मोटी रूपरेखा उसकी उनको वहीं के वहीं बता दिया। और मुझे इस बात की खुशी है कि जैसा मुख्यमंत्री जी का एक स्वरूप है विकास के लिए, वो तुरंत ऐतिहासिक निर्णय लेते हैं। उन्होंने यहीं झांसी में ही घोषणा की कि हम बुंदेलखंड को एक बढ़िया एक्सप्रेसवे देंगे और उसी कड़ी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास चित्रकूट में भरतकूप में कराया गया। उसी कड़ी में जो है जालौन में इसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कराया गया। बुंदेलखंड के 5 जनपद चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर और फिर जालौन को जोड़ते हुए इसको टेकअप किया गया है। और इस बात के लिए भी मुझे खुशी है कि अब इसका एक नया जो है एक्सप्रेसवे का लिंक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से झांसी के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी अप्रूवल दिया है, उसकी सैंक्शंस भी दे दी है और बहुत जल्दी जो है ये डिफेंस कॉरिडोर के थ्रू होते हुए बीडा तक लगभग आने की व्यवस्था करेगा। बीडा के सीओ साहब यहाँ पे संजय खत्री जी बैठे हैं। सबसे बड़ा ऐतिहासिक तो निर्णय मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा शुरुआत में ही कि बीडा का जो निर्णय सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप यहाँ दिया है, उस निर्णय में अब आप देखेंगे कि अगले 10 साल, 20 साल, 50 साल में एक पूरा व्यापक परिवर्तन आएगा। एक ज़माने में जब नोएडा पहली बार शुरुआत की गई थी सन 75-80 के आसपास, वहाँ केवल बीहड़ था, पानी भरा रहता था और आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा देखिए और ये जेवर का एयरपोर्ट कहाँ पहुँच गया है। उसी प्रकार बीडा का विजन भी मैं देख रहा हूँ कि आगे चलकर बहुत बड़ा जो ये औद्योगिक, आवासी, इंस्टीट्यूशनल और डेवलपमेंट का केंद्र यहाँ बनेगा। जी मैं आपसे अभी और भी सवाल लूंगा, लेकिन पीछे बहुत स्टूडेंट्स बैठे एक चीज़ और मैं बता दूं, आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात पूछी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जब बनना शुरू हुआ था तो कोविड का काल भी था और मुझे बताने में खुशी है कि लगभग 26 से 28 महीने में एक्सप्रेसवे बन गया। हाँ, बहुत तेजी से। आज हमारे प्रदेश को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही एक्सप्रेसवे प्रदेश का नाम दिया है। वो इसलिए भी दिया है, न केवल यहाँ एक्सप्रेसवेज और लंबी दूरी के एक्सप्रेसवेज बने हैं, लेकिन समय से सब बन गए और समय से जो एक्सप्रेसवे बन जाते हैं निश्चय ही उसका फ़र्क पड़ता है। आज ही सुबह मैं जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के थ्रू आया हूँ, जितना ट्रक का ट्रैफिक मैंने आज वहाँ देखा है, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर जोड़ा जाएगा तो ज़बरदस्त उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा। मैं ये भी आपको बता दूँ कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जब पहली बार बना था और लगभग 1 महीने बाद मैं उस पर घूम रहा था तो मुझे लगा कि पता नहीं इस पर ट्रैफिक आएगा कि नहीं। आज मुझे टोल वाले जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के हमारे अधिकारी बता रहे थे कि पिछले कुंभ में इसका बहुत व्यापक प्रयोग जो है कुंभ जाने के लिए किया गया और इस माघ मेले में भी जो है यहाँ से ट्रैफिक चित्रकूट लोग घूमते हुए जो है कुंभ तक गए हैं। तो इसका बहुत बड़ा उपयोग टूरिज़्म के लिए, मटेरियल मूवमेंट के लिए, जो हमारी स्टैंड और बाकी जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल है उसके मूवमेंट के लिए, और मुझे हमारे जो टोल ऑपरेटर्स हैं वो बता रहे थे मटर का व्यापार अब पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत व्यापक रूप से हो रहा है। तो ताज़ी मटर जो है खेतों से सीधे व्यापारी खरीद कर दिल्ली तक ले जा रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट का जो एक सिनेरियो मुझे आज देखने को मिला है, इसको मुझे बहुत खुशी है। अभी कुछ दिन पहले मैं जब आया था मक्के के सीज़न में तो जालौन के आसपास मक्के के खेत लगातार दिखाई दे रहे हैं। मुझे ध्यान है कि महोबा के आसपास जो है, महोबा में जो है प्रधानमंत्री जी ने इरिगेशन का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो इस पूरे क्षेत्र में अब पानी की व्यवस्था भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट जो बुंदेलखंड का है वो भी देखकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वजह से खुशी होती है। बिल्कुल। तो वैसे पीछे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ के, कुछ देर बाद हम उनसे सवाल भी लेंगे। स्टूडेंट्स बैठे हैं, जरा हाथ खड़ा करिए। किस कॉलेज या स्कूल के हैं? बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। वेरी गुड, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, वेरी गुड। तो आप तो मैं सवाल लूंगा, लेकिन एक मिनट, कितने स्टूडेंट स्मार्ट हैं इसमें, तेज हैं, पढ़ने में तेज हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? कितने स्टूडेंट्स देश के लिए करना, अपना नाम करना चाहते हैं, बहुत सारे, माता पिता का नाम करना चाहते हैं? बहुत सारे सर। वेरी गुड, चलिए बढ़िया बढ़िया। हाँ, स्टूडेंट्स को मैं उनसे सवाल लूंगा। हाँ, लेकिन अवस्थी जी, चूंकि आप लगभग जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रहे
आप उससे जुड़े रहे हैं, बहुत करीब से आपने देखा है, उसमें आपने फैसले लिए हैं। विकसित यूपी की बात हम इस मंच पर कर रहे हैं। ये जो बुंदेलखंड है, अगर पूरे उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो सबसे पिछड़े इलाकों में रहा। क्या 10 सालों में बदला है, अगर हम एक्सप्रेसवे के अलावा बात करें? वो दिन मुझे याद है, आप में से कई लोग ऐसे होंगे, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ रानी झांसी के जो किले में कार्यक्रम हुआ था, और उसी किले के कार्यक्रम में उन्होंने जो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL का जो है शिलान्यास किया था डिफेंस कॉरिडोर की हमारी यूनिट में। उसके पिछली बार जब आए थे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड से ही डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा भी बहुत डिटेल में की थी। IIT कानपुर और IIT BHU के हमारे डायरेक्टर्स आए थे। तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना में झांसी का मेजर रोल हो रहा है, और इस बात की भी मुझे खुशी है कि जो मिसाइल हमको अपने दुश्मनों पर दागने हैं, उस मिसाइल की पूरी व्यवस्था भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बुंदेलखंड के डिफेंस कॉरिडोर में कर रही है। उस डिफेंस कॉरिडोर को बनाने में हम लोगों ने खुद जा के गांव-गांव घूमा था। आज मुझे बताने में खुशी है कि संभवतः मई और जून तक BDL का प्लांट स्थापित हो जाएगा। आपने कुमार देखा होगा कि कैसे ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ से दागी जा रही है, उसी तरह जो है BDL की अग्नि मिसाइल का पूरी व्यवस्था जो है झांसी से हो रही है, और उस मिसाइल के पूरे प्लांट के बनने से आसपास भी डिफेंस के बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट्स आ रहे हैं, उस बात की हमें खुशी है। तो डिफेंस का ये पूरा एरिया निश्चय ही डिफेंस कॉरिडोर की वजह से हो रहा है। इसमें केंद्र सरकार भी बहुत सहयोग कर रही है, हमारे रक्षा मंत्री जी का भी बहुत मार्गदर्शन मिल रहा है, और मुख्यमंत्री जी लगातार डिफेंस कॉरिडोर को और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। उनकी अब ये प्रयास है कि झांसी के साथ साथ चित्रकूट में भी जो है डिफेंस कॉरिडोर के नोट को और अधिक लोगों को लगाकर उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन बीडा का जिक्र आपने किया, कहा यह जा रहा है कि नोएडा से भी बड़ा ये इलाका होगा। कोई इमेजिन कर सकता है क्या कि यहाँ झांसी के आसपास नोएडा से भी बड़ा कोई टाउनशिप बन जाए इंडस्ट्री? देखिए, 3 चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी जो किसी भी बड़े टाउनशिप को, बड़े इंडस्ट्रियल एरिया को लाना पड़ेगा ज़मीन पर। एक, एक्सप्रेसवेज और रोड्स। तो मुझे नहीं लगता है कि झांसी की कनेक्टिविटी में अब कोई कमी रहेगी। बहुत अच्छी कनेक्टिविटी झांसी की है, रेल से भी है, रोड से भी है। एक जो जल्दी ही एक प्रस्ताव लाया जा रहा है कि एक यहाँ बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, उसकी भी जो है रूपरेखा लगभग तैयार हो रही है, उसकी भी साइट जो है तैयार की जा रही है, और उस पर भी मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि बहुत जल्दी यहाँ पर एक बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाए, बिकॉज एयरपोर्ट के आने से ही जो है क्षेत्र का विकास होगा। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर और क्रिटिकल चीज़ है वो पानी की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था के लिए इस क्षेत्र में डैम्स बहुत सारे हैं, उनको कैसे उनकी कैपेसिटी को बढ़ाकर कैसे हम वाटर कंजर्वेशन लाकर पानी की व्यवस्था भी बड़े एक इंडस्ट्रियल और डेवलपमेंट टाउनशिप को ला सकते हैं, इस पर जो है काम शुरू हो गया है। और बीडा को ऑलरेडी वाटर का अलॉटमेंट डैम से कर दिया गया है, उसकी जो है वाटर की स्कीम्स की सैंक्शन भी हो गई है। बिजली की व्यवस्था में इस पूरे क्षेत्र में कमी नहीं है। ललितपुर में बहुत बड़ा पावर प्लांट लगा हुआ है, आसपास जो है बड़े बड़े पावर प्लांट्स उपलब्ध हैं। और मुझे इसको बताने में भी मुझे बहुत खुशी है कि मुझे पावर डिपार्टमेंट का भी चार्ज रिटायरमेंट से पहले दिया गया था। तो सोलर पॉलिसी जो लाई गई है यूपी में, उसका पूरा सफलतम एग्जाम्पल बुंदेलखंड में देखने को मिल रहा है, जहां किसानों से लीज पर लेकर सोलर पावर प्लांट्स नए नए लगाए जा रहे हैं। कल ही मेरे पास बड़े जो इंडियन ऑयल के जो कंपनीज़ हैं, जो कोल इंडिया की कंपनीज़ हैं और जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो भी इसको और आगे बढ़ा रही हैं। और बुंदेलखंड के क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन का भी जो है विकास संभव है, उस पर भी बहुत सारा काम हो रहा है। कोशिश पूरी होगी कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए। सर, हमने डिस्कस किया रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बाद, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को और ख़ासकर बुंदेलखंड को मेडिकल इक्विपमेंट्स या मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की भी कोई योजना है, क्या है ये? मैं बताना भूल गया, ललितपुर में एक बहुत बड़ा यूपी सीडा यानी जो पहले UPSIDC था, उसका लगभग 1,500 एकड़ का ललितपुर में जो है मडावरा के आसपास एक बहुत बड़ा मेडिकल का बल्क ड्रग पार्क बन रहा है। आपको मालूम है कि मेडिकल का जो बल्क ड्रग्स हैं
इनका रॉ मटेरियल ऑयल कंपनी से आता है, बीना रिफाइनरी पास में है, वो बलड्रग पार्क का निर्माण शुरू हो गया है। और वो जो है, अगर उसमें हम लोग अभी 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ा फार्मा के कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसमें बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं ललितपुर के क्षेत्र में आने के लिए प्रस्तावित हैं। वहाँ बड़े इन्वेस्टर्स अगर आ जाएंगे तो फार्मा के सेक्टर में भी ललितपुर बुंदेलखंड का जो पूरा एरिया है ये आगे बढ़ सकता है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो पूरा एरिया झांसी का है, ये आसपास के मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के आसपास का सेंटर है एक तरह से। यहाँ मेडिकल का हब, हॉस्पिटल्स का हब भी बन सकता है, कैंसर थेरेपी का हब बन सकता है। इन सब चीज़ों की संभावनाओं के लिए भी जो है प्रयास जारी हैं। और बीडा में ही एक मेडिकल हब भी बनाने का जो है प्रस्ताव आप लोगों ने विचारित किया है। और बहुत जल्दी ही, जैसे ही बीडा का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो जाएगा, तो बड़े लोगों को, बड़े इस क्षेत्र के इन्वेस्टर्स को मेडिकल हब बनाने के लिए भी बीडा में आमंत्रित करके उनको ऑन द ग्राउंड लाया जाएगा। सर, मुझे जो चीज़ें दिखती हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो विज़न है उसमें जो जिसे कहते हैं कि आध्यात्मिक रूप से जो या धार्मिक पर्यटन है, उसको बहुत उनका फोकस है। आप धर्मार्थ कार्य के भी अधिकारी रह चुके, प्रमुख सचिव, आप पर्यटन के भी, आपके पास मतलब कोई ऐसा शायद विभाग न रहा हो जो आपसे अछूता हो। और ये जो इलाका है यहाँ पर चित्रकूट से ले करके और ऐतिहासिक नगरी के तौर पर देखा जाए तो पूरा बुंदेलखंड भरा पड़ा है। क्या इसके प्रोजेक्ट्स हैं? देखिए, एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है और आपसे मैं प्रश्न करूँगा कुमार जी, क्योंकि आपसे जो रिश्ता है मेरा प्रश्न करने का आपसे भी है। आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा फोर्ट्स किस प्रदेश में है? फोर्ट मतलब किले। किले क्या मालूम है आपको? नहीं, मुझे लगता मैं है आपसे प्रदेश में होगा, उत्तर प्रदेश में ही होगा। यस, राजस्थान से ज़्यादा किले उत्तर प्रदेश में हैं। और ये किले जो है, राजस्थान ने अपनी पॉलिसी टूरिज़्म की, हेरिटेज टूरिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत पहले पहल कर ली थी, इसलिए उनको आगे बढ़ाया है। लेकिन आपको बताने में मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही इस बात के लिए जो है पूरा प्रयासरत है। और अभी 26 जनवरी की अगर आपने केंद्रीय परेड यानी दिल्ली की परेड देखी होगी, तो कालंजर के किले का जो है वहाँ पर पूरा हमारा यूपी का झांकी में था, झांकी वो कालिंजर के किले पर बनाई गई है। आप कालिंजर का किला जाकर देखिए। आप यहाँ पर झांसी के आसपास जितने किले हैं, बड़े राजाओं के जो महल हैं, उनको जाकर देखिए, तमाम पोटेंशियल इनमें है। आप हमीरपुर में जाकर देखिए, तमाम पोटेंशियल इसमें है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में आए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। अब हमारा टूरिज़्म विभाग जितने भी पुराने किले और इस प्रकार की जो महोबा में जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हेरिटेज के बन रहे हैं, अब धीरे धीरे जो है हम लोग इस ओर बढ़ रहे हैं। टूरिज़्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां असीमित जो है उसमें संभावना है। वेलनेस टूरिज़्म में असीमित संभावना है, लेकिन इस ओर अभी हमको और प्रयास करने की आवश्यकता होगी। लेकिन पोटेंशियल बहुत है, पॉलिसीज बहुत सारी हैं, काम और पार्टनर्स को और लाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब हम बुंदेलखंड की बात करें और पानी की बात ना हो, ये हो नहीं सकता, क्योंकि बुंदेलखंड अगर शापित रहा है तो अपने प्यासा बुंदेलखंड या पानी की कमी से ही जूझता रहा है। नल जल योजना, ज़मीन में वाटर लेवल बढ़े, इसकी पूरी योजना तो चली, लेकिन आज भी कहा यह जा रहा है कि बुंदेलखंड इस मामले में बहुत पीछे है, पानी के मामले में। क्या सचमुच? देखिए, दो या तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बुंदेलखंड के लिए लागू की गई हैं और बहुत जल्दी इन पर कंप्लीशन भी होगा। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के लिए हर घर नल योजना यानी जो है केंद्र सरकार की जो योजना है उसको अब फाइनल किया जा रहा है। लगभग अगले 3 से 4 महीने में बुंदेलखंड के जनपदों में हर घर नल योजना को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जाएगा। अभी उसमें जो काम बाकी है उसको पूरा किया जाएगा। मैं दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि वाटर कंजर्वेशन के लिए बुंदेलखंड में बहुत सारे
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। मैं अभी पिछली बार जब 2 महीने 3 महीने पहले झांसी आया था, एक गांव में गया था जहां नेचुरल फार्मिंग बुंदेलखंड के क्षेत्र में की जा रही है, गौ आधारित नेचुरल फार्मिंग की जा रही है। तो टेक्नोलॉजीज़ तो बहुत हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी जो है इंटरनेशनल एजेंसीज़ भी बुंदेलखंड में अपना सहयोग जो है कर रही हैं, जिससे कि प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़े। और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा काम जायद में भी देखने को अब बुंदेलखंड में मिल रहा है, जो पहले जानवरों की वजह से दिक्कत होती थी, लेकिन जालौन और आसपास के एरियाज़ में अब जायद की फसल भी बहुत अच्छे से होने लगी है। प्रयास हैं, वाटर कंजर्वेशन क्रिटिकल है, ये बात ज़रूरी है, लेकिन जितने डैम्स इस पूरे क्षेत्र में हैं, अगर इन डैम्स की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट उसमें काम कर रहा है, तो पानी का संचयन अगर वर्षा ऋतु में कर लिया जाएगा तो पूरे साल पानी की व्यवस्था पूरी हो सकती है। ये निश्चित विश्वास है, इसका कैलकुलेशन भी है, लेकिन अभी इसमें काम लेकिन लोगों को अभी भी पानी की समस्या है, उनको बहुत इलाके ऐसे हैं जहां लेकर के आना पड़ता है। मैंने 2017-18 में वो समय भी देखा है जब बुंदेलखंड में गर्मियों में रेल की वजह से टैंकर से पानी आया करता था। अब वो स्थिति नहीं है, अब कहीं बेहतर स्थिति हुई है। मुझे मेरे सामने की बात है कि रेलवे के टैंकर से जो है यहाँ पानी अन्य प्रदेशों से लाया जाता था, अब वो स्थिति नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अवेयरनेस का भी, इसमें वाटर कंजर्वेशन का भी, इसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर आगे करना है। काम जारी है, लेकिन अभी और करने की आवश्यकता है। चलिए, तो बहुत सारे लोग हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों के पास सवाल ज़रूर होंगे, क्योंकि बुंदेलखंड को लेकर के इनसे बेहतर जवाब आपको कोई और नहीं दे सकता। तो किसी के पास सवाल है? आप में से कितने लोग एक्सप्रेसवे पर चले हैं? वेरी गुड। अब आप अगर मॉडर्न ज़माना देखें, बच्चे नए हैं, वो सोच ही नहीं सकते कि बिना एक्सप्रेसवे के काम चलेगा। ये एक, मैं वो ज़माना भी जानता हूँ, चूँकि मेरे मामा जी जो है कालपी में PWD में काम करते थे। बहुत पुरानी बात है, बहुत 50-55 साल पुरानी बात है। मैं भी अब 63 साल का हूँ, और यहाँ पहुँचने में कितना समय लगता था कानपुर से मैं ही जानता हूँ। आज की तारीख में समय लगता ही नहीं, गाड़ी सन्न से चली जाती है, और ये ख्याल रखना पड़ता है कि ज़्यादा तेज़ ना चलें कि ट्रैफिक प्रॉपर रहे। बच्चे बताएं, हाँ क्वेश्चन पूछिए फटाफट बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बारे में। अभी मेरी पत्नी भी गई थी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, और आपके VC साहब भी मिले थे हमको। बताइए सर। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक पटेल है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमें इतना और बुंदेलखंड के कल्चरल एस्पेक्ट पर अभी आपने बोला नहीं है। मैं बुंदेलखंड के कल्चरल एस्पेक्ट से भी जुड़ा हूँ। जितना रिच कल्चर बुंदेलखंड का, और यहाँ का आल्हा का, यहाँ का जो है हर तरह का पाई डंडा का, जितना यहाँ का कल्चरल सीनारियो मजबूत है, उसको हमें और बचाकर और आगे प्रोग्रेस करने की जरूरत है। हाँ जी। नमस्कार सर, मेरा नाम ऋतिक पटेल है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमें एक ठोस एक्सप्रेसवे दिया। जब कानपुर और लखनऊ में ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा था तो हम लोग लखनऊ पहुंचने के लिए वही रास्ता अपनाते थे, इसके लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से आपने हमें एक्सप्रेसवे दिया, उस तरह से युवाओं को भी रोजगार का एक ठोस अवसर पर आपको हम लोगों के लिए विचार करना चाहिए। दूसरी सर, हम लोगों ने पिछले वर्ष माल्य अवस्थी मैडम को सुना था विश्वविद्यालय में। आपसे रिक्वेस्ट है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में गायन और नृत्य को लेकर कोई अच्छी और बड़ी संस्था नहीं है सर, जिस पर भी आप सर विचार करें। वेरी गुड, आपने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है। क्या इसको जो है आप लिखकर मुझे भेज पाएंगे सेकंड वाले पॉइंट पर? जी सर, बिल्कुल मैं लिख के भेज सकता हूं सर। तो कहीं ना कहीं से आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल ही जाएगा, तो आप इसको पूरा एक बुंदेलखंड के कितने गायन के फॉर्म्स हैं, कितने नृत्य के फॉर्म्स हैं, 3-4 बड़े आर्टिस्ट कौन कौन यहाँ पर हैं जिनको आगे रखा जा सकता है, और क्या इसको बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में हाउस किया जा सकता है, कहाँ कौन इसका जो है मदर यूनिवर्सिटी होगा, इस पर विचार करिएगा। वी विल टेक दिस कॉल। थैंक यू। हम इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी जरूर रखेंगे और इस बात का जिक्र करेंगे कि आज यहाँ हम लोग आए हैं। पहली चीज़ जो आपने रोज़गार के बारे में कहा है, मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि रोज़गार एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंडस्ट्री लाना ज़रूरी है, जिसके लिए स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाना ज़रूरी है, जिसके लिए स्किल ट्रेनिंग को और आगे बढ़ाकर लोगों को MSME में रोज़गार देने की आवश्यकता है। रोज़गार पर काफ़ी डिटेल में काम तो हो रहा है,
लेकिन अभी स्कोप बहुत है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ जॉब्स जो है हमको और बढ़ाने की ज़रूरत है। रोज़गार के बारे में मैं बस इतना कह सकता हूँ कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ हैं, आपको मैं केवल इतना कहूँगा कि खूब जमकर पढ़िए, लेकिन आप जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में एवरीथिंग इज़ ऑन द नेट, और अगर उन चीज़ों को आप ध्यान देंगे तो किसी न किसी योजना का लाभ लेकर आप लोग आगे बढ़ सकेंगे। आज की तारीख में ग्रामीण क्षेत्र में, कल ही इसकी बैठक भी, परसों बैठक हुई थी, सीएम युवा योजना आई है जिसमें 5 लाख का लोन विदाउट एनी गारंटी और विदाउट एनी इंटरेस्ट दिया जा रहा है। लाखों लोग अब जो है सीएम युवा योजना से जुड़ रहे हैं। तो जो लोग भी गांव में बैठकर ही अपना रोज़गार करना चाह रहे हैं तो सेल्फ रोज़गार की ओर जो है उनको आगे बढ़ना चाहिए। आप रोज़गार खोजने ना जाएं, आप रोज़गार खुद लोगों को दे सकें, इस पर बहुत सारा जो है काम किया जा रहा है। लेकिन रोज़गार और स्किल डेवलपमेंट पर और अच्छे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है। हम इस बात को ज़रूर रखना चाहेंगे कि बीडा में ही स्किल डेवलपमेंट पर और स्किल हब पर भी एक काम हो रहा है जो इसकी योजना का पार्ट है। कोई और स्टूडेंट है? स्टूडेंट जो, हाँ, स्टूडेंट को पहले दे दीजिए। हेलो सर, माई सेल्फ रोशनी यादव फ्रॉम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। सर, मेरा क्वेश्चन जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। एज अ स्टूडेंट, अभी जो रिसेंटली चल रहा है कि यूजीसी से रिलेटेड है मेरा, यूजीसी के नए इक्विटी रूल के तहत कॉलेज को इंक्लूजन ऑफ फेयरनेस प्रमोट करना है। आपके हिसाब से स्टेट लेवल पर ये रूल्स इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं ताकि स्टूडेंट के लिए बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट इंश्योर हो? देखिए, मेरा व्यू ये है कि स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हर हालत में आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। फोकस जो है आपका एजुकेशन और अपनी एजुकेशन पर अगर आप रखेंगे तो कहीं कोई किसी तरह की कठिनाई और किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इज़ अ मेजर एजुकेशनल हब। मेरा तो यही निवेदन सभी स्टूडेंट से है कि आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपनी पढ़ाई के अलावा अभी बहुत ज़्यादा कुछ उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई और स्टूडेंट है? हाँ जी, सवाल उनको दीजिए। हेलो सर, आई एम अनाइशा गर्ग फ्रॉम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। सर, मेरा एक क्वेश्चन नहीं बट एक सजेशन है। आप किस चीज में पढ़ रही हैं? क्या पढ़? मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। अरे वाह, तो यू आर इन द सेम एरिया जहां पर आज तक में आप कल को अप्लाई कर सकती है कि मुझे भी जो है आज तक में जाना है। हाँ, बताइए सर। मेरा आज तक का भी अपना एक मास कम्युनिकेशन का इंस्टीट्यूट है। हाँ, हमारा टीवी TMI है आज। हाँ जी, बोलिए। ग्रुप। मेरा क्वेश्चन नहीं, मेरा एक सजेशन है कि जैसे कि आपने बोला कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी एक मेजर एजुकेशनल हब है, बट हमारे पास एजुकेशनल इनिशिएटिव्स और एजुकेशनल बोलो, कोई टेंशन नहीं, आराम से जो भी। यहाँ बुंदेलखंड में एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी झांसी में स्थापित हुई, उसके भी मैं जब बन रही थी तब भी उससे मैं जुड़ा था। हाँ, बताइए जी। तो हमारे पास एजुकेशनल इनिशिएटिव्स बहुत हैं बट कोई भी स्किल एनहांसमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे कॉलेजेस में कमिटीज़ होती हैं या स्पेशल कमिटीज़ होती हैं, जैसे डांस कमेटी हो गई, म्यूज़िक कमेटी हो गई, क्रिएटिव कम्युनिटी हो गई, तो ये कमिटीज़ नहीं हैं। एंड आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा एक बच्चे के स्किल पे अफेक्ट करता है, बिकॉज हमें पढ़ाई तो अच्छे से करवाई जा रही है, सही क्वेश्चन आपने पूछा है, नहीं करवाए जा रहे हैं। आई विल गिव यू द आंसर। इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी लागू की है कि क्लास आई थिंक 9th के बाद स्कूल में ही स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से शुरू कर दिए, जिससे कि पढ़ते टाइम ही आपको स्किल डेवलपमेंट में आगे बढ़ाया जाए। आपने अपनी यूनिवर्सिटी के स्किल और स्किलिंग के बारे में बताया है। निश्चय ही मैं आपके वीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कैसे हम स्किलिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। बीडा एग्जिस्टेंस में आ गया है, बीडा के सीईओ साहब भी यहाँ मौजूद हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि बीडा के साथ चूँकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑलरेडी आ रही है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को मिलकर, और चूँकि अभी आपके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, स्किलिंग पर ज़रूर कुछ काम करना चाहिए और इस पर हम आपके वीसी साहब से भी बात करेंगे और अगर जो भी संभव होगा तो हमारे स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से भी इसको आगे बढ़ाकर तेज़ी से आगे ले जाएंगे। वैसे आपके वीसी साहब मंच पर आएंगे आज दोपहर बाद, तो उनसे भी आप ये सवाल कर सकते हैं। और किन्हीं को कुछ सवाल पूछना है?
इधर से जी, मैं संतोष साहू, प्रांतीय अध्यक्ष झांसी व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश। मैं व्यापारियों की बात की ओर से, व्यापारी समाज की ओर से पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार का और विशेष रूप से आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने व्यापारियों के लिए जो सुरक्षा का माहौल, उनके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा का काम जो सरकार ने किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल और एक सजेशन और मेरी मांग जो है वो ये है कि हमारे बुंदेलखंड में कोई भी नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल के मैच हो सके, उसके लिए कोई स्टेडियम यहाँ नहीं है, जबकि दद्दा ध्यानचंद की ये कर्म भूमि है और ये विषय हमेशा छूट जाता है। ये एयरपोर्ट के लिए आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं, लेकिन ये स्टेडियम, एक हम लोगों को स्टेडियम बुंदेलखंड में कम से कम मिलना चाहिए। उसकी मैं आपसे बहुत ही पुरजोर तरीके से पूरे व्यापारी समाज की ओर से, पूरे बुंदेलखंड की ओर से आपसे स्टेडियम की मांग करता हूँ। इंटरनेशनल स्टेडियम हमको दे दीजिए आप। मैं बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है स्टेडियम के बारे में। मेरे ख्याल से स्पोर्टिंग एरिना तो इनको बनाना ही बनाना है बीडा को। एक बार व्यापारी समाज एक फॉर्मल लेटर जो है सीओ साहब को जरूर भेज दीजिए और इनसे समय लेकर एक दिन इनसे पूछिएगा कि कहाँ कहाँ कितना जो है इनका रिक्रिएशनल एरिया होगा। हाँ 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 था तो मैंने बताया भी कि हम लोग वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ यहाँ क्रिएट करेंगे, तो सर उसमें वर्ल्ड क्लास का क्रिकेट स्टेडियम भी होगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और मैंने अपना एक इंट्रोडक्शन आपको नहीं दिया है। मैं बहुत लंबे समय से बिजली विभाग में रहा हूँ, 9 साल। तो यहाँ जो पारीछा में 2x250 का जो सबस्टेशन, जो पावर प्लांट बना था वे बैक इन 2006-7, उसमें मेरा पूर्णतः योगदान था। और पारीछा में बेहद पुरानी यहाँ पर जो है यूनिट्स लगी थी, 250 मेगावाट के नई यूनिट्स यहाँ पारीछा में लगाई गई थी। और उस समय पारीछा का जो है फ्लाई ऐश कोई लेता नहीं था। आज फ्लाई ऐश इतना महंगा हो गया है कि आप पावर प्लांट से फ्लाई ऐश ले नहीं सकते हैं, क्योंकि सब जगह सड़कें बन रही हैं और सब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन मुझे बताने में ये ज़रूर खुशी है कि ये जो पूरा एरिया है, पावर भी है यहाँ पर, पानी के संचयन को अगर दिया जाएगा तो मजबूती से होगा। लैंड की अवेलेबिलिटी है, बहुत सारी लैंड जो है ऑलरेडी क्रय कर ली गई है। आगे चलकर ये बहुत बड़ा फोकस बनेगा। और व्यापारियों का तो मैं कह सकता हूँ कि जितना आप 2017 में टैक्स भरते होंगे उसका दुगना जरूर भर रहे होंगे। आपका व्यापार में दुगने के कितने की बढ़ोतरी हो गई होगी पिछले 9 साल में, बताइए। ये देखिए 3 गुने का व्यापार में बढ़ोतरी इस बात को शो करता है कि इस पूरे क्षेत्र में व्यापार तो बढ़ ही रहा है, लोगों के जो है रोजगार भी बढ़ रहा है, लोगों का आउटपुट भी बढ़ रहा है। हाँ जी, हाँ, लेकिन आप बैठिएगा जरूर इनके साथ क्रिकेट स्टेडियम के लिए। सर हाँ। एक दूसरा सर एक सवाल, चूंकि आप विद्युत पे भी आपने बहुत काम किया है सर, मेरे को जो जानकारी है, उसके बाद भी हमारे पास सर उद्योगों को चलाने के लिए जो हम लोगों की उद्योग बंधु की बैठकें होती हैं मंडलीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर, उसमें सर एक ही समस्या हमारे उद्योगों को चलाने के लिए जो आती है वो बिजली विभाग के द्वारा आती है। प्रॉपर बिजली अभी भी हमारे बुंदेलखंड को प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, जिस स्थिति में मिलनी चाहिए बिजली, उसकी एक समस्या हम लोगों के सामने, अभी हम लोग उससे रूबरू हो रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर थोड़ा सा और काम किया जाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यहाँ जो ग्रोथ हो रही है उद्योग की, दुकानों की, मॉल्स की, बड़े बड़े मैरिज होम्स की, उस वजह से झांसी शहर में उस तेज़ी से पावर की सप्लाई बढ़ नहीं रही है। ये इसके लिए आपके सांसद जी भी बहुत प्रयासरत हैं कि नई इन सब चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर टेकअप कर लिया जाए। एक बार मुझे लगभग 2 साल पहले उसमें पढ़ने का अवसर मिला था, लेकिन अगर आप कुछ डिटेल मुझे भेजेंगे तो जो चेयरमैन हैं पावर कॉरपोरेशन के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आकर इस क्षेत्र का गर्मी से पहले रिव्यू कर लें, जिससे कि इस काम को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। जी ठीक है, अब हम लोग बिल्कुल अपने सेशन के आखिर में हैं। सर एक सवाल जो यहाँ के बारे में हमेशा उठता रहा है, जो परेशानी है खास करके जो परित्यक्त या लावारिस पशु हैं, उनकी वजह से इस इलाके में देखिए खेतों में। हाँ, मैं बता दूं आपको, पशुओं के बारे में ज़रूर मैं बता दूं कि
हम लोगों की गौशाला की योजना है, बहुत सारे गौशालाएँ प्राइवेट में भी चल रही हैं, सरकारी भी चल रही है, जिला प्रशासन भी चला रही है। प्रति पशु 50 रुपीज़ पर डे का जो है अनुदान भी दिया जा रहा है। प्रयास, फंड्स की कमी नहीं है, हमें बस इम्प्लीमेंटेशन में मजबूती से उसको काम करना है। और जिस क्षेत्र में भी अगर कहीं छुट्टा पशु की शिकायत अगर है तो उसको अपने जिला प्रशासन और वहाँ के जो प्रशासनिक और एसडीएम और तहसीलदार हैं और जो वहाँ पशुधन विभाग के अधिकारी, उनको ज़रूर संपर्क में रहिए। जो हम तो इस पूरे क्षेत्र में रहे हैं काफ़ी साल, तो जो जहाँ जंगली एरिया है, जहाँ कुछ जंगल हैं या जहाँ कुछ कम आबादी के एरिया, वहाँ कुछ पशु कभी कभी आ जाते हैं, तो उनको निश्चय ही जो है कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, तो बहुत शुक्रिया सर हमारे इस खास मंच पर जुड़ने के लिए और अपने इंसाइट रखने मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, जरा पूछना चाहूँगा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के, आप लोग कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? कितने घंटे पढ़ते हैं? हाँ, कोई भी स्टूडेंट खड़े होकर बताएं ऑन एन एवरेज। गुड मॉर्निंग सर, मैं पारिजात निगम हूँ, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मास कॉम की स्टूडेंट हूँ। हाँ, दिन के अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 घंटे तो हो जाते हैं, क्योंकि हमें न्यूज़पेपर को भी एनालाइज करना होता है सर। देखिए, आप लोग मास कम्युनिकेशंस में, हालांकि आप लोग थोड़ा बहुत तो इस एरिया से जुड़े रहेंगे, लेकिन मैं केवल स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि मिनिमम 5 to 6 आवर्स ऑफ पढ़ाई जरूर करिए। और अगर जब आप पढ़ें तो अपने मोबाइल से और अपने सोशल मीडिया से दूर रहें, किताबें जरूर पढ़ें, क्योंकि किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चय ही आपका मन और ध्यान ऐसा रहेगा कि आप आगे समझ पाएंगे और चीज़ों को समझकर आगे निर्णय ले पाएंगे। आज की तारीख में ये जो सोशल मीडिया है, ये बहुत बड़ा जो है एक बाधा है लोगों के ध्यान को बनाए रखने के लिए और अच्छी चीज़ों पर समझने के लिए। तो ये जो टिप्स है, ये एक सलाहकार की ही, मुख्यमंत्री के सलाहकार की ही टिप्स नहीं है, ये एक सीनियर ब्यूरोक्रेट जिन्होंने IAS क्रैक किया है। तो आप उस हिसाब से भी समझिए कि अगर आप लोग अगर जीवन में उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो ये टिप्स आपके काम आएंगे। वेरी गुड आफ्टरनून सर, आई एम डॉक्टर दिनेश शर्मा। इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि मैं आज यहाँ झांसी में हूँ and I am staying here in Lemon Tree, so I thought of using this opportunity to interact with you. You are from? I am from a project from CDEC, that's a Center for Development. By the way, Lemon Tree Hotel से कोई है यहाँ पे? हाँ. Lemon Tree के कोई यहाँ पर मैनेजर वगैरह है? Lemon Tree is one hotel जिसको जब हम डिसेबिलिटी में थे भारत सरकार में, और चूंकि हम लोगों ने डिसेबिलिटी एक्ट भी पारित किया था, लेमन ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिसेबल्ड फ्रेंडली होटल्स इन द कंट्री। सो मैं लेमन ट्री होटल का जैसे ही मैंने नाम सुना तो मैं बता दूं कि इनका मैनेजमेंट डिसेबिलिटी फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, बताइए सर। माई वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न इज दैट CDEC had designed and developed a project for teacher education in the country. And I, as a person, has taken a responsibility for implementation of a teacher education projects. What is the condition in the state right now? There are 10,000 institutions across. जरा हिंदी में इसको पूछ लें तो सबके लिए हमारे। Sorry, there are लगभग 10,000। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ये है कि सर, we are not able to find out the implementation in the state. देखिए, जहाँ तक टीचर एजुकेशन या हमारे बेसिक एजुकेशन का सवाल है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ जितनी ऑडियंस है, यूपी में जब बेसिक एजुकेशन का सर्वे किया गया तो जो हमारे लर्निंग आउटकम्स लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के हैं वो नेशनल एवरेज से 10% ज़्यादा हैं। यानी पिछले 7-8 साल 9 साल में बेसिक क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है। और आप में से जो लोग गांव से जुड़े हैं, आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि आपके गांव में शिक्षा की व्यवस्था में तो काफ़ी सुधार हुआ है और आंगनवाड़ी भी काफ़ी आगे बढ़ी हैं। लेकिन सर, जो बहुत अच्छा है, जो टीचर एजुकेशन की बात आपने CDEC से कही है, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं इसके लिए अलग से फिर बात सिर्फ 1 मिनट में लेना चाहूँगा सर, ज़्यादा नहीं। सर, अब हमारा ये सेशन ख़त्म हो रहा है, तो बहुत शुक्रिया सर। और कहते हैं कि जीवन में रिटायर नहीं होना चाहिए, तो साक्षात हमारे सामने अवस्थी जी हैं, रिटायर होने के बाद भी लगते नहीं हैं कि ये रिटायर हैं। और देखिए, इस क्षेत्र से तो मैं जुड़ा रहा हूँ, बुंदेलखंड की वजह से, एक्सप्रेसवे की वजह से इस क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ, फार्मा पार्क की वजह से इस क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ, पावर के सिस्टम से वजह से इस क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ,
में हर तरह के नए प्रयोग से, तो जीवन जुड़ने का है और जोड़ने का है। मैं आज तक को, यूपी तक को, विशेष रूप से कुमार अभिषेक जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने लोगों को जोड़ने का काम किया। हमें देश को जोड़कर मजबूत करके यूथ को अपने मजबूती से आगे ले जाना। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।